नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज एक दुखद घटना ने पूरे देश को, आपको, मेरे को, हम सबको झकझोर दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। और इस दुखद हादसे में 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत का नाम भी शामिल है। यह क्रैश इतना खतरनाक था कि मी-17 हेलीकॉप्टर के पड़खच्चे उड़ गए। क्रैश के साथ ही इसमें भीषण आग लग गई। इस घटना पर खुद भारतीय वायुसेना की तरफ से यह जानकारी दी गई कि हादसे में सीडीएस रावत का भी निधन हो गया है। आज दोपहर को क्रैश की खबर सामने आते ही सरकार भी एक्शन में आ गई। तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के अध्यक्ष एमएम नरवणे दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त सीडीएस रावत वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। आपको ये पूरा घटनाक्रम पहले हम दिखाते हैं कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर में बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सेना का एक मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे। धू धू कर जलता हेलीकॉप्टर, चारों तरफ अफरा तफरी। सुबह 9 बजे सीडीएस रावत विशेष विमान से दिल्ली से निकले। सुबह 11:35 पर सीडीएस बिपिन रावत सुलूर पहुंचे। 11:45 पर सीडीएस बिपिन रावत वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। दोपहर 12:20 पर कुन्नूर में मी-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। सीडीएस रावत ऊटी के पास वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही ये दुखद हादसा हो गया। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सीडीएस रावत समेत कुछ घायलों को इलाज के लिए वेलिंगटन बेस अस्पताल लाया गया, जहां उनका निधन हो गया। और सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और उनका निधन हो गया है। यह बड़ी दुख की बात है। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय जयराम ठाकुर जुड़ रहे हैं सीधा संवाद करने के लिए, बात करने के लिए। जयराम ठाकुर जी, बहुत दुखद हादसा हुआ है। भारत मां के वीर सपूत बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है इस देश के लिए, जिसको मैं कह सकता हूं, जिस हौसले के साथ, जिस जुनून के साथ वो काम करते थे, और एक सेना के अधिकारी के रूप में, एक सैनिक के रूप में हमने बहुत बड़ी क्षति हमारे देश को हुई है। और सचमुच में हम बात कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं कि इस दुख को कैसे बयान कर सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर देश की क्षति है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर जयराम ठाकुर जी, ये बड़ी क्षति है, लेकिन क्या जिस तरह से लगातार बिपिन रावत एक एक्टिव मोड में थे, देश के पहले सीडीएस थे, इतना हाई एंड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जी जी, स्वाभाविक रूप से इस बात को इस पर टिप्पणी करना आपको इस वक्त उचित नहीं होगा। क्रैश क्या हुआ, ये कैसे हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से सीडीएस के नाते
जनरल रावत जी को सम्मान दिया गया। सम्मान के साथ साथ में वो स्थान विशेष तौर से उनकी काम करने की क्षमता और काम करने के जोश और जुनून को देख करके उनको जो ये दायित्व दिया गया था, तो वो इस बात से मालूम पड़ता है कि वो उस बात के योग्य थे। तभी सारी चीजों को लेकर के सीडीएस के नाते जो पहली बार नियुक्ति दी देश ने इस बात के लिए। लेकिन ऐसी घटना से सचमुच में पूरा देश विचलित है आज की समाचार से। जी जयराम ठाकुर जी, मेरा क्योंकि इसमें सवाल तो कोई खास पूछने का होता नहीं है, लेकिन आपकी जितना संवाद हुआ हो बिपिन रावत से, अगर आप उनको याद करना चाहें तो किस बात के लिए याद करेंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर पिछले कुछ वर्षों के अंदर जिस तरह के वो सॉलिड बयान देते थे, एक तो होता है एक्शन और एक होता है बयान, वो एक्शन भी करते थे और बयान भी देते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा भी उनसे कई बार संवाद हुआ, लेकिन कश्मीर को लेकर वो जिस तरह से कहते थे कि जमीन के अंदर गाड़ देंगे हम आतंकियों को, वो उन्हीं के शब्द हो सकते थे। आप कैसे याद करते हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत? मैं भी इसी तरह से इसी बात को कह रहा हूं कि उनका काम करने के का तरीका ही इस प्रकार से था। देश के लिए जो अच्छा नहीं सोचने वाला, खासतौर से जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के ओर से जिस तरह से ये बीच बीच में कश्मीर में सारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन सारी बातों को लेकर के बोलते भले ही कम थे, लेकिन उसके बाद जो एक्शन करना होता तो उस एक्शन को करते थे। मेरा उनके साथ बहुत लंबा संवाद हुआ जब हमारे हिमाचल प्रदेश में, मेरे पड़ोस के राज्य से वो समझ रखते थे रहने वाले, तो पहाड़ी प्रदेश का एक अपना एक अलग से एक रिश्ता होता है। जब अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, तो उस वक्त हमारा 2 बार 3 बार हमारा मिलना जुलना हुआ, काफी विस्तार से सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई हमारी। तो ऐसा मतलब हम कभी कल्पना में नहीं कर सकते थे, और हम बहुत अभी तक बहुत ऐसा उनके हाथों में ऐसा अनुभव करते थे कि ऐसा नेतृत्व सेना को मिला है, और जो नेतृत्व जो है कुछ कर जो भी बड़ी चुनौती हमारे सामने है उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। जी निश्चित तौर पर आपने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात बोली। आपने बोला कि पहाड़ी लोगों का अलग ही रिश्ता होता है, देश का भी रिश्ता उनसे बहुत ही ज़बरदस्त था। और जब मैं आज ये कार्यक्रम कर रहा हूँ जयराम ठाकुर जी, मेरी भी आंखें नम हैं और करोड़ों हिंदुस्तानियों की भी आंखें नम होंगी जब वो इस दृश्य को देख रहे होंगे, इस खबर को सुन रहे होंगे कि जनरल बिपिन रावत, वो चेहरा जिस चेहरे को देख के आतंकी भी थर थर कांपते थे, वो चेहरा जो भारत माँ का वीर सपूत था, वो हमारे बीच नहीं रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, जयराम ठाकुर जी। लेकिन अब जरूरी है कि हम सीडीएस रावत का आपको संपूर्ण परिचय दें। आखिरकार सीडीएस रावत कहां से आए थे, कहां से वो चले और कहां तक वो बढ़े आगे। 16 मार्च 1998 को पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। 1958 में उनका जन्म हुआ, 1958 में आईएमए देहरादून में दाखिला हुआ। भारतीय सेना एकेडमी से उन्होंने स्नातक किया। आईएमए में सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए। 1978 में 11वीं गोरखा राइफल्स में वो शामिल थे। सेना के कई बड़े पदों पर वो रहे। 31 दिसंबर 2016 को वो सेना के प्रमुख बने। 31 दिसंबर 2019 को वो सेना से रिटायर हुए और 1 जनवरी 2020 को वो देश के पहले सीडीएस बने, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके हेड देश के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। और अगर हम सीडीएस, अगर हम किन पुरस्कारों से नवाजा गया सीडीएस रावत को, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विदेश सेवा मेडल,
तो ये बड़े मेडल उनको मिले और मेडल्स को वो अपनी छाती से लगा के रखते थे, अपने सीने से लगा के रखते थे। सीडीएस रावत के नाम उपलब्धियां, कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया है। 1999 में जो कारगिल का युद्ध था, जिसको बहुत कठिन युद्ध माना जाता था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को उन्होंने नेतृत्व भी दिया। रावत की रणनीति पर म्यांमार में घुसकर कई आतंकियों को सफाया किया गया। यानी भारत की जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो म्यांमार में हुई और वहां पर घुस के आतंकियों को मार के आए थे। वो पूरा का पूरा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जनरल बिपिन रावत का था। और उसके बाद 29 सितंबर 2016 ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी भूमिका हुई है। इस पर एक फिल्म भी बनी है, उरी, जिसमें विकी कौशल ने काम किया है और उसमें भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र है। अगर आप नजर डालेंगे तो कई वेब सीरीज भी उसके बाद बनी है उस सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। और बालाकोट की भी जब एयर स्ट्राइक हुई तो वो बिल्कुल लूप में थे। तो इसलिए जनरल बिपिन रावत सीडीएस के रूप में उनके नाम पर ये उपलब्धियां हैं। लेकिन आज दुख का दिन, दुख की खबर, हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। MI-17 Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है, ये बड़ा मजबूत हेलीकॉप्टर माना जाता है। लेकिन ये कैसे क्रैश हो गया, क्यों क्रैश हो गया, इस पर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर किया गया है। ब्लैक बॉक्स से और जानकारियां निकल के सामने आएगी। लेकिन ये मजबूत हेलीकॉप्टर्स में से एक है। ऐसा माना जा रहा है वहां ड्रिजलिंग हो रही थी और जिस स्थान पर बिपिन रावत को पहुंचना था वहां से 6-7 किलोमीटर पहले यह हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया। और इतना बुरी तरह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कि इसमें आग लग गई और जिस पेड़ पे यह हेलीकॉप्टर गिरा उस पेड़ पे भी आग लग गई। और कहते हैं कि जो 13 लोग थे, जो 14 लोग थे, वो झुलस गए। वाकई दुख का दिन, दुख की खबर। मेरे साथ चर्चा करने के लिए, इस पे बात करने के लिए कई एक्सपर्ट्स इस समय जुड़े हुए हैं। मेरे साथ RSN सिंह है, मेरे साथ इस चर्चा में शंकर प्रसाद हैं, मेरे साथ इस चर्चा में RC वाजपेयी हैं, मेरे साथ कर्नल अजय कोठियाल भी हैं जो कि उत्तराखंड से हैं। हालांकि वैसे तो वो नेता भी हैं, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के CM फेस भी है, लेकिन बहुत करीबी दोस्त भी है वो बिपिन रावत साहब के। कोठियाल साहब, दुख का दिन। वाकई में दुख का दिन है। जब ये खबर पहले आई थी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, तो हमें ना तब भी उम्मीद थी कि शायद ये बुरी खबर नहीं आएगी। तब मेरे को याद आ रहा था, ये बात है 2015 की, जब जनरल बिपिन रावत कोर कमांडर होते थे दीमापुर, नागालैंड में। और उस टाइम पे कहीं पे एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था और इनको हेलीकॉप्टर से जाना था उस इलाके में, ताकि जाकर के लेटेस्ट इनपुट ले सकें। और उस टाइम पे जब ये हेलीकॉप्टर से उड़े तो हेलीकॉप्टर ना क्रैश हो गया। इनके थोड़ी चोट भी लगी, पायलट्स के भी चोट लगी। ये दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठ के गए। तो हमें तो ये लग रहा था कि आज वाकई में बड़ा अजीब सा सुबह सुबह जो मैसेज आया था, शाम को ये होगा कि जनरल बिपिन रावत ठीक हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो कि सारे देश में, उत्तराखंड में, फौज में एक अलग ही शोक वाला माहौल पैदा करता है। पर मैं साथ में ना ये भी शेयर करना चाहता हूँ आपके कि जनरल बिपिन रावत का अगर बैकग्राउंड देखें, इनके पिताजी गढ़वाल राइफल में एक सिपाही होते थे। अपनी काबिलियत की वजह से फिर वो मेहनत करके ऑफिसर बने और 11 गोरखा रेजिमेंट में कमीशन हुए और उसके बाद में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हुए। जनरल रावत अपने फादर के बैकग्राउंड से उत्साहित होकर के उन्होंने इंडियन आर्मी से जब कमीशन ली तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनको सोर्ड ऑफ ऑनर मिला। सोर्ड ऑफ ऑनर मतलब बेस्ट स्टूडेंट ऑफिसर। आप अभी थोड़ी देर पहले उड़ी की बात कर रहे थे, इन्होंने तो उड़ी में ब्रिगेड कमांड करी। उड़ी ब्रिगेड फेमस मानी जाती है और टेररिस्ट ऑपरेशन और अजीब माहौल, उसकी वजह से दोबारा इनको मौका मिला संयुक्त राष्ट्र में ब्रिगेड कमांड करने का, मतलब इनकी काबिलियत। उसके बाद बारामूला जैसी जगह वहाँ पे एज मेजर जनरल ये एक इन्होंने डिवीजन कमांड करी। फिर ये गए 3 कोर लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर बन के वहाँ पे, जहाँ पे कि जम्मू कश्मीर की जो नॉर्थ ईस्ट की अजीब सी सिचुएशंस होती हैं,
चाइना का बॉर्डर है, उस जगह पे कोर कमांडर ये रहे, ईस्टर्न आर्मी कमांडर रहे। पता है इंडियन आर्मी में जो चीफ बनते हैं आपकी आखिरी 2 साल का टेन्योर होता आपकी है। आखिरी बारी कब मुलाकात हुई? क्योंकि मुझे तो ध्यान में आता है कि प्रेसिडेंट हाउस में मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। हमेशा हंसमुख रहते थे। मेरा जो उनसे संवाद होता था वो मुझे चैंप बोला करते थे और बोलते थे और चैंप कैसे हो, और मैं कहता था कि सर आप तो बॉर्डर पर हमेशा डटे रहते थे। मुझे बोलते थे कि हम बॉर्डर पर डटे रहते थे, आप स्टूडियो में डटे रहते हैं। तो जनरल बिपिन रावत, अफसोस मुझे इस बात का रहा कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जब मेरी लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई तो ज्यादा संवाद नहीं हो पाया, बहुत लंबा संवाद नहीं हो पाया। नहीं तो मैं उनसे आखिरी जी कर्नल कोटियाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब वो मिलते थे तो बहुत लंबी देर बात करते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था बात करना, और बहुत फिल्मी गानों के भी शौकीन थे। अभी हम एक वीडियो चला भी रहे थे जिसमें बिपिन रावत साहब अपनी रेजिमेंट के लोगों के साथ डांस कर रहे हैं। लेकिन मैं एक कर्नल कोटियाल साहब, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। ये ना फरवरी मार्च की बात है। मैं रिटायरमेंट के बाद में एक इंटरनेशनल रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बर्मा में गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोजेक्ट था। तो अभी इस फरवरी मार्च में, क्योंकि जनरल बिपिन रावत पर्सनली उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैं उनके घर पे उनसे मिला था, CDS वाले हाउस पे, जो पहले तो आर्मी चीफ का था। और बीच में कोई 5-6 दिन पहले मेरे को कॉल आई थी कि जनरल रावत देहरादून आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले वो आए थे यहाँ पे, जो पोस्ट रिटायरमेंट वो अपना घर को तैयार कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी हमारा था मिलने का, लेकिन जैसे आपने कहा कि आजकल हम काफ़ी मूवमेंट कर रहे हैं पहाड़ों में, तो उस टाइम पे मिल नहीं पाए। लेकिन मैं आपसे ना एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जी, जैसे आपने कहा कि वो जब मिलते थे तो लंबी बातें करते थे, हंस मिजाज, मोटिवेट करते थे, यही उनकी खासियत होती थी। जब वो एक बार यहाँ पे देहरादून में उत्तराखंड दिवस था, उसमें आए थे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उनके साथ में आई थी निर्मला सीतारमण जी, जो कि रक्षा मंत्री थी। तो पूरा फंक्शन था। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है, यूथ फाउंडेशन, उसके लड़के लड़कियाँ उस फंक्शन में थे। तो जनरल रावत बोलते हैं निर्मला सीतारमण जी को, ये अजय कोठियाल है, ये मेरा लड़का है, मैंने इसे ना बनाया है, और आज इसने यूथ फाउंडेशन खोली है, केदारनाथ में ये काम कर रहा है। और निर्मला सीतारमण जी ने उसके बाद अपनी स्पीच में जब बोला कि दुनिया भर में, देश भर में अजय कोठियाल जैसे लोग होने चाहिए, उन्होंने यूथ फाउंडेशन के बच्चों से मिलाया। तो आज मेरे को ना, जब आप बात कर रहे थे अभी कि किस तरीके से लोगों से मिलते थे, मिलने के बाद अपने जूनियर्स, अपने साथ वाले सबका ना हौसला बढ़ाते थे वो। ये सबसे और उसी की वजह से उनके उस खुश मिजाज एटीट्यूड को सब मानते थे। जी, निश्चित तौर पर 13 लोगों का निधन हो गया उस हेलीकॉप्टर में जो थे, लेकिन एक अभी भी है और वो सीरियस है, लेकिन अपनी जिंदगी की लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे संवाददाता भी हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं, उनका भी मैं रुख करूंगा अपने। मेरे साथ मेरे संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं। अरुण सिंह और रवि सिंह मेरे साथ मौजूद है। रवि, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। रवि, आपसे ये जानना चाह रहा हूं, देखिए 13 लोगों का तो निधन हो गया, जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे, लेकिन एक अभी भी मशक्कत कर रहा है, लेकिन देश की दुआएं उनके साथ है। बिल्कुल आपने सही कहा, और उम्मीद और दुआ यही दो साथ में है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें जब 13 लोगों की मौत हुई, तो एक बड़ा चमत्कार ये है कि अभी वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है, और यही दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि वो कम से कम सुरक्षित रहें। और उनके सुरक्षित रहने से एक ये चीज़ भी होगी कि बहुत सारी जानकारी भी वो साझा कर सकते हैं कि जब हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसके परखच्चे उड़ गए थे कि पहचानना बहुत मुश्किल था। तो उस समय की जो कन्वर्सेशन हुई थी और जो हादसा हुआ था, उनकी स्थिति अभी कैसी है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, उनकी स्थिति कैसी है? हुआ था, ये बताइए। अभी इलाज चल रहा है, लेकिन कंडीशन उनकी अभी भी नाजुक बनी हुई है, जो जानकारी हमें मिल पा रही है। ईश्वर करे, महादेव करे कि वो बताओ कि विपिन रावत जी बताइए रवि, आप कुछ कह रहे हैं रवि, बोलिए। जी, CDS विपिन रावत के ही घर के बाहर में मौजूद हूं। दोपहर से जब जैसे ही हादसा हुआ, यहाँ पर लगातार सबसे पहले रक्षा मंत्री पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे, और भी कुछ नेता पहुंचे थे, सेना प्रमुख भी, और इसके अलावा यहाँ पर सेना प्रमुख भी पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही कंफर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट के जरिए जानकारी जैसे ही दी गई, उसके बाद में
थोड़ा सा सन्नाटा और मायूसी भरी तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। सेना से ही जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं या फिर दिल्ली पुलिस के ही लोग मौजूद हैं। उससे पहले तमाम लोग आ रहे थे, हालांकि फैमिली के और उनके जो शुभचिंतक हैं या फिर उनके फैमिली फ्रेंड हैं वो घर के अंदर आए थे। कुछ लोग जरूर यहां पर आए थे दिल्ली में यहां पर फिलहाल, लेकिन अभी थोड़ी सी हलचल यहां पर कम हो गई है। जी जी जी, लेकिन मैं आपको बता दूं आज सुबह 9 बजे सीडीएस रावत विशेष विमान से दिल्ली से निकले। सुबह 11:35 पर सीडीएस बिपिन रावत सिल्लूर पहुंचे। सुबह 11:45 पर सीडीएस बिपिन रावत ने वेलिंगटन के लिए रवाना हुए और दोपहर 12:20 पर कुन्नूर पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, वहां पर मी-17 हेलीकॉप्टर, जो बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर है, वो हादसे का शिकार हो गया। मेरे साथ चर्चा करने के लिए कई मेहमान मौजूद हैं। अरुण, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन मैं रुक करना चाहता हूं रिटायर्ड एयर मार्शल आरसी वाजपेयी का। आरसी वाजपेयी साहब, जो बेहद मजबूत हेलीकॉप्टर है, बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर है Mi-17, वो गिर कैसे सकता है? Mi-17, एक सवाल मन में खड़ा होता है जरूर। ये बहुत ही दुखद घटना है, सबको दुख है इस घटना के हो जाने से। जहाँ तक इस हेलीकॉप्टर की विशेषताओं का प्रश्न है, एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही रिलायबल 2 इंजन वाला, एक इंजन अगर फेल हो जाए तो दूसरे इंजन पर ये चल सकता है अपने गंतव्य स्थान तक। और इस तरह की घटना घटना एक बड़ा दुखदाई है, पर कारण इसके बहुत सारे हैं जो पता लगेगा जब इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, मगर संभावनाएं बहुत हैं। जहाँ तक इसका प्रश्न है कि जहाज़ VIP स्क्वाड्रन का जहाज़ जो होता है उसकी विशेष तौर से जांच होती है और उसको उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं पूरी तरह सक्षम होते हैं। उनको हमारे यहाँ बोलते हैं मास्टर ग्रीन पायलट्स। दैट मीन्स कि किसी तरह का मौसम हो, किसी तरह की एयरफील्ड हो, वहाँ पर जाकर के वो लैंड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों ही मशीन और उसको चलाने वाले दोनों ही कुशल और सक्षम थे, और इस प्रकार घटना का घट जाना कई संभावनाओं को जन्म देता है। एक तो ये मौसम ठीक है, थोड़ी डिज़ल हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, विजिबिलिटी ठीक थी, पर क्लाउड्स थे। अब ये क्लाउड्स का ये है कि क्लाउड्स किस समय कहाँ पर किस तरह से आ जाते हैं। जहाँ तक जहाज़ के उड़ाने का है, ये 18,000 फीट के ऊपर भी उड़ता है, और इस तरह से जितनी मतलब हिल्स थी या और चीज़ें थी उनको आसानी से उनके ऊपर जा सकता है और बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। अब जो और रिपोर्टें आई हैं कि किसी ने कहा कि पहले उसमें आग लगी, फिर वो नीचे गिरा, पेड़ से टकराया। अब कहाँ तक सच है ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बता पाएगी, जब उसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसकी एनालिसिस की जाएगी। बाकी जहाँ तक सवाल है उसका जहाज़ का नीचे आना, वो एक घटना बहुत संभव है। मैं नागपुर से दिल्ली आ रहा था कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारा एवरो जहाज 1000 फीट से ज़्यादा सडनली भोपाल के ऊपर नीचे आ गया। तो इस प्रकार के जो एयर पॉकेट्स होते हैं ये संभव होते हैं। हेलीकॉप्टर उससे भी एक हल्का जहाज है और इसकी भी संभावना हो सकती है, पर जब वो जैसा बताया मैंने कि जब तक वो नहीं मिलेगा ब्लैक बॉक्स और इसके मैं व्यूअर्स आपको बता रहा हूं कि इस हादसे के अंदर 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, 13 का निधन हो गया, लेकिन एक ही सर्वाइवर है, वो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। लेकिन इस समय उनका इलाज चल रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में, और देश की दुआएं उनके साथ हैं कि वरुण सिंह जो हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वापस आए, सुरक्षित वापस आए। देश की प्रार्थना उनके साथ है और जरूरी है कि वो वापस आए। मेरे साथ शंकर दयाल साहब जुड़ रहे हैं। मैं शंकर दयाल साहब का रुख करता हूं, और शंकर प्रसाद साहब, माफ करिए, शंकर प्रसाद साहब जुड़ रहे हैं, मैं उनका सीधा रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, सीडीएस बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं रहे, निश्चित तौर पर दुख की घड़ी है, लेकिन इसके मद्देनजर, क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के हेड थे औपचारिक रूप से, इसके मायने क्या होते हैं? देखिए, जनरल रावत
इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे आज से तकरीबन 2 साल पहले। उसके पहले ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, अपना पूरा टेन्योर किया इन्होंने। ये भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, क्योंकि ये बहुत पुरानी रिक्वायरमेंट चली आ रही थी कारगिल ऑपरेशंस के बाद कि भारत के अंदर एक सीडीएस होना चाहिए। इतने साल वाद विवाद चला, 20 साल इसकी वाद विवाद चली। उसके बाद ये अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गवर्नमेंट ने, और इस अपॉइंटमेंट को इवॉल्व होना था। ये अपॉइंटमेंट देख रही थी हमें इसको कैसे आगे बढ़ोतरी देनी है, कैसे इस अपॉइंटमेंट को इस्तेमाल करना है, इस अपॉइंटमेंट की हालत क्या होगी, किससे क्या बात होगी। तो आपने ठीक कहा, ये तीनों सर्विसेज के हेड हैं, लेकिन ही इज अ ब्रिज बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज एंड द गवर्नमेंट। इसके माने क्या है? इसके माने ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर के संग बातचीत कर सकते हैं, ये सीसीएस में हिस्सा ले सकते हैं। इनकी इक्वेशन प्राइम मिनिस्टर से कैसी बनेगी, इनकी इक्वेशन रक्षा मंत्री से कैसे बनेगी, इनकी इक्वेशन ब्यूरोक्रेसी से कैसे बनेगी, इनकी इक्वेशन सर्विस चीफ से कैसे बनेगी। ये सब बातों को इवॉल्व होना है, और उसी चीज में ये लगे हुए थे पिछले 2 साल से। आपने कई एक बातें इनके बारे में बताई, मैं 2-3 बातें और बता दूं जो अभी तक किसी ने शायद इस प्रोग्राम में बताई नहीं है। सबसे पहले जनरल रावत इज ऑल्सो, वो नेपाल के भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑनररी चीफ ऑफ स्टाफ, फुल जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी। ये एक वो 2 जनरल बने, इंडियन आर्मी के भी जनरल हैं और ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी। दूसरा उनका ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोर्स करने गए थे, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनको आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो उनका हॉल ऑफ फेम है उसमें उनकी फोटो टंगी हुई है, और उनको इनवाइट किया गया था वहाँ पे। उनको उसकी ऑनर दी गई थी कि ही इज इन दी हॉल ऑफ फेम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने बाकी जो फॉर्मेशन थे उनके बारे में तो आपने बताया ही था, लेकिन इन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में ब्रिगेडियर की हैसियत में एक इंटरनेशनल की ब्रिगेड भी कमांड की है। तो ये एक ऐसे अफसर थे जिनको काफी ज्ञान था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में। और मैं समझता हूं कि जो इनका बैकग्राउंड रहा है पिछले 42 इयर्स इन दी आर्मी बिफोर ही बिकेम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इनको नियुक्त किया होगा एज द फर्स्ट सीडीएस। अब ये फर्स्ट सीडीएस में बने तो इनकी 2-3 इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मैंने भारत सरकार को यकीन दिया है कि मैं थिएटर कमांड्स को इवॉल्व करूंगा अपने टेन्योर के अंदर। तभी उनका तकरीबन 2 साल होने वाले थे टेन्योर के, और 1 साल बाकी था। तो उनकी ये प्रेरणा थी, उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये एफर्ट था कि किसी तरह वो एक थिएटर कमांड्स बना सके, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के थिएटर कमांड्स बने। उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने तरक्की भी की, उसमें काफ़ी हद तक वो आगे भी बढ़े। काफ़ी ऑपोजिशन भी आते थे उसके, काफ़ी उसका डिस्कशन भी होता था, प्रेस में भी होता था, वेरियस फोरम में भी होता था, लेकिन वो इस सिंगल मिशन में लगे हुए थे कि किसी तरह से मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर दूं अपने टेन्योर के अंदर एज द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो जनरल रावत एक इस किस्म के, और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं अमीश जी, कि मेरा उनके संग बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहा है। जब वो मेजर थे और मैं ब्रिगेडियर था, तो हम दोनों मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में पोस्टेड थे। जनरल रावत बिल्कुल मेरे साथ मिलकर काम करते थे, सुबह से लेकर रात तक हम दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में, और हमारा रिलेशन एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो चुका था। उनकी वाइफ और हमारी वाइफ भी उस समय से आज तक इंडियन कैंसर सोसाइटी में काम करती थी। उनकी वाइफ का हमेशा बहुत अच्छा योगदान रहा है वहाँ पे। जी, मैं अरुण सिंह का रुख करता हूँ, उनके पास कुछ अपडेट है। वहाँ पे सीसीएस की बैठक हो रही है। अरुण सिंह, सीसीएस की बैठक समाप्त हो गई है, इस समय ताजा अपडेट क्या है वहां से, बताइए। अरुण सिंह, आवाज आ रही है अब तक? लगता है अरुण सिंह तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं सीधा रुख करता हूं आरएसएन सिंह का। आरएसएन सिंह, वायुसेना का हेलीकॉप्टर मी-17 क्रैश हुआ, तमिलनाडु के कुन्नूर में ये हादसा हुआ। हालांकि 13 लोगों की का निधन हो गया जिस तरह की जानकारी आ रही है, लेकिन एक सर्वाइवर है जिसका इलाज इस समय जारी है। इसके मायने क्या है, खास तौर पर इतना मजबूत हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, इसके मायने क्या है?
नहीं, कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, तकनीकी अटकलें, कुछ मौसम के खराब मौसम के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है और मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि हम एक अजीब दौर से गुजर रहे हैं जहां की युद्ध की पद्धति आपको मालूम है कि कौन से तरीके अपना गए, किस रास्ते पे जा रही है। युद्ध की पद्धति बिल्कुल बदल गई है, तो इसीलिए किसी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। जांच भी ऑर्डर करी है इस पूरे मामले में। देखिए, ये जी जांच भी ऑर्डर करी है क्या कुछ? हाँ, अब पता नहीं इस जांच का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है। कई ऐसे पुराने भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको आज भी मेरा उस पर देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो देते हैं वो बड़ा लिमिटेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो पहलू की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो भी पहलू की जांच होनी चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि ये दुनिया में ये चीजें नहीं हुई है, या हिंदुस्तान में जो जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो नहीं हुआ है, लेकिन एनीवे वो एक अलग ये है बात है। देखिए कि अब ये आज हर सच्चे नागरिक के लिए ये पर्सनल लॉस है। हर सच्चे, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि हर सच्चे नागरिक के लिए पर्सनल लॉस है। जैसे घर का कोई सदस्य गया हो। जनरल बिपिन रावत, भारत मां का वीर सपूत, भारत मां का वो सपूत जो दुश्मनों को कहता था, ललकारता था कि आओ भारत मां को छू के दिखाओ। भारत मां का वो सपूत जो डंके की चोट पे काम करता था। भारत मां का वो सपूत जो आतंकियों को घर में घुस के मारता था। भारत मां का वो सपूत, जब भी बिपिन रावत को हम याद करेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक को याद करना होगा। जब भी हम बिपिन रावत को याद करेंगे हमें म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक को भी याद करना पड़ेगा। आतंकियों को घर में घुस के मारने वाला भारत मां का वो वीर सपूत, वो था जनरल बिपिन रावत। इसलिए कहते थे उनको आतंकियों का काल है ये बिपिन रावत। कई आतंकियों को 72 हुरों के पास भेजने वाला था बिपिन रावत। केदारनाथ की धरती से आने वाले बिपिन रावत वाकई भारत मां के एक मजबूत प्रहरी थे। लेकिन आज का दिन बेहद दुख का दिन, जैसा RSN सिंह ने बोला, हर देश प्रेमी के लिए दुख का दिन है। दुख का दिन इसलिए है क्योंकि भारत मां का वीर सपूत चला गया है। भारत मां का वीर सपूत चला गया है। और निजी तौर पर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि यह नुकसान है आपका, मेरा, हम सबका। और मुझे तो उनसे जो भी संवाद याद आता है वो यही आता है याद, हर वक्त देश की फिक्र, देश की चिंता और देश से ऊपर कुछ नहीं। कुछ लोग होते हैं देश के लिए और अंत में जब इस दुनिया से भी गए तो देश सेवा करते करते चले गए। ये थे CDS बिपिन रावत। मेरे साथ अरुण सिंह है। CCS की बैठक चल रही है, समाप्त हो गई है, अपडेट क्या है अरुण सिंह? देखिए अमित, सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट की कमेटी है उसकी बैठक खत्म हो गई है। अभी सदस्य निकले हैं उसके। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट है ये, बहुत ही ज्यादा देश के लोग गम में हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, खासतौर से डिफेंस पर्सनल, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो CDS बने थे बाद में चल करके, और तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन से लेकर के मॉडर्नाइजेशन तक, सेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति से लेकर के, और सीमा पर, दोनों सीमाओं पर, चाहे आप चीन की सीमा की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की सीमा की बात कर लीजिए, इस विवाद के बीच जिस तरह से भारतीय सेना निखर करके आई उसमें CDS बिपिन रावत का भी बड़ा योगदान माना जाता है। और जैसा कि एक डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे, 42 साल का कार्यकाल जब किसी एक सेना में किसी एक सैनिक का होता है और वो CDS बनता है जब आगे चल करके, तो जाहिर सी बात है कि उनकी समस्याओं को समझते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए सेना के मॉडर्नाइजेशन में बड़ी भूमिका अदा की थी। और आपने सच कहा
कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला था जिसमें सेना ने बड़ी भूमिका निभाई थी, उसका भी ब्लूप्रिंट बनाने को लेकर के कई दौर की बैठक सेना मुख्यालय में हुई थी और सीसीएस की बैठक में रावत का भी बड़ा जी अहम रोल और था। सीसीएस में अपडेट दे देता हूं व्यूअर्स आपको, एक सीसीएस की बैठक में 2 मिनट का की साइलेंस और यानी मौन और श्रद्धांजलि दी गई उन सबको श्रद्धांजलि दी गई जिनकी जान गई है इस हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं कि मधुलिका रावत जो कि जनरल बिपिन रावत की धर्मपत्नी थी, उनका भी देहांत हो गया है, उनका भी निधन हो गया है इस हादसे के अंदर। जनरल बिपिन रावत जो कि सीडीएस थे, उनका निधन हो गया है। ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, उनका भी निधन हो गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, इनका भी निधन हो गया है। लांस नायक विवेक कुमार, इनका भी निधन हो गया है। लांस नायक बीसाई तेजा, इनका भी निधन हो गया है। और हवलदार सतपाल जी, इनका भी निधन हो गया है। तो कुल मिलाकर 13 लोगों का निधन हो गया है, लेकिन एक सर्वाइवर है जो इस समय वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है, और मैं कहता हूं हिंदुस्तान, जरूर प्रार्थना करिए, जरूर प्रार्थना करिए। कुन्नून में जो Mi-17 क्रैश हुआ, उसमें एक सर्वाइवर है, उसको वापस आना बेहद जरूरी है। आपकी प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। आज अर्जी लगाइए उस ईश्वर को कि वो ग्रुप कैप्टन वापस आए, और वो ग्रुप कैप्टन वापस आए और दोबारा सेना को सर्व करे। अगर हम एक को भी बचा पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उस ग्रुप कैप्टन को वापस आना होगा। हिंदुस्तान, आपको आज अपने घर में उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। और देश सेवा यही है, ये लोग मातृभूमि के लिए खड़े रहते हैं। ग्रुप कैप्टन अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिंदगी जीतेगी। मैं रुक करता हूं, हमारे साथ सबसे वरिष्ठ है शंकर प्रसाद जी और कर्नल अजय कोठियाल जी, मैं उन दोनों का रुख करता हूं। निश्चित तौर पर 13 लोगों की तो जान चली गई है शंकर प्रसाद जी, लेकिन ग्रुप कैप्टन अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। कहते हैं फौजी तो अंतिम सांस तक लड़ता है। देखिए, हर एक जान एक बहुत जरूरी होती है। 13 की तो मृत्यु हो गई, उसका बड़ा दुख है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो एक हॉस्पिटल में लड़ाई कर रहे हैं अपनी जिंदगी और मौत के बीच में, वो बच जाएं तो हम सब यही दुआ करते हैं। लेकिन दुख की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने एक बहुत बड़ा सैनिक आज खो दिया है। उसका पूरे विश्व में आज दुख हो रहा है, पूरे भारत में दुख हो रहा है, फैमिली को दुख हो रहा है, और हम सबको दुख हो रहा है कि जो उनके मित्र थे, जिनके साथ उनका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था। लेकिन हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, जो एक व्यक्ति अभी बच गए हैं, वो हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो जाएं और अपनी ड्यूटी पे वापस आएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। निश्चित तौर पर कर्नल कोठियाल, अभी आप जिस तरीके से आप बोल रहे थे, वाकई में आज पूरे देश को दुआएं करनी चाहिए कि हमें दुख तो जरूर है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ मिसेस रावत, ब्रिगेडियर लखविंदर लिड्डर जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, ये सब तो चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं बद्री विशाल की जो भूमि है, केदार घाटी जहाँ पे हमने काम करा है, कालिका माता जिसको एक ताकतवर माना जाता है उत्तराखंड में, हम सब यहाँ से दुआएं करते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर, जो उसके पायलट थे, उनको जरूर वापस आना ग्रुप चाहिए। कैप्टन वरुण और सिंह, अगर वो वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जब वापस आएंगे तो जो दुख है जनरल बिपिन रावत और पूरे उनके साथ और 12 लोग जिनमें उनकी वाइफ भी शामिल है, कहीं ना कहीं शायद एक पॉजिटिव एनर्जी इस माहौल में पैदा होगी। जय हिंद। जी, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली कर्नल कोठियाल, आपने बोला बद्री विशाल की ये धरती है, कालिका माता की ये धरती है, देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, और जनरल बिपिन रावत तो उत्तराखंड से ही आते थे। ग्रुप कैप्टन, आप बिल्कुल सही, जी बोलिए कर्नल कोठियाल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब इस टाइम पे पूरी दुआएं कर रहे हैं, और ये खाली मैं ही नहीं हूँ। जनरल बिपिन रावत को चाहने वाले मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनके लिए उन्होंने ना न्यौछावर होकर के हीरो थे। मैं तो कहना चाहता हूँ सोच हमको कर्नल साहब, मैं तो कहना चाहता हूँ
जनरल बिपिन रावत हीरो थे भारत के उस युग के, जिस भारत के युग के अंदर उनको तो हीरो रहना चाहिए था जी, उनको हीरो रहना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनको तो हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे आपने सारी इतने अच्छे तरीके से चीज़ें याद दिलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, बर्मा में घुस करके किस तरीके से जो इन्होंने कैंप्स डिस्ट्रॉय करवाए, किस तरीके से उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बनाया, तो इसको तो याद रखेंगे जी। आरएसएन के पास में जाना चाहता हूं। आरएसएन ने तो रॉ में भी काम किया है। आरएसएन ही वाज अ एग्रेसिव चीफ, एंड मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि उनका एक सोल्जर की जान जाती थी तो उनको लगता था कि अगर मेरा एक गया है तो इसके तो 10 लेकर आऊंगा मैं। ये उनका थॉट प्रोसेस होता था। मेरा जब जब उनसे संवाद हुआ है, ही वाज लाइक दैट ओनली। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति अपना आपके ऊपर अपना छाप छोड़ता है। वो कैसा छाप आपके ऊपर छोड़ता है वो आपके चरित्र के ऊपर में है। लेकिन अभी उनसे जस्ट कोई एक चैनल के समिट मीट में उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैं एक बात बता दूं कि इतना साफ स्ट्रैटेजिक सोच का मैंने बहुत कम मतलब ऐसे जनरल्स देखे हैं अपने मतलब मेरी अपनी जानकारी में, क्योंकि मैं इस लाइन में अब तो मुझे कम से कम दो दशक हो गए हैं। तो लेकिन उनका जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग था वो बिल्कुल क्लियर था। और कुछ ऐसी चीजें मतलब देखिए, आप इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे कि वो एक ऐसे मोड़ पे हिंदुस्तान के एक ऐसे मोड़ पे वो एक सीडीएस के रूप में कार्य कर रहे थे जी। जो कि आने वाले भविष्य रोकना पड़ेगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। कल दिल्ली में संस्कार होगा सीडीएस बिपिन रावत का, दिल्ली के अंदर संस्कार होगा, और देश के प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, इसके अलावा कई मुख्यमंत्रियों ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये समय की अपडेट है, लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। 9 लोगों का हमने आपको नाम बताया, तो बाकी 4 थे, जो 13, क्योंकि 13 में से 9 का नाम है, बाकी जो 4 थे वो क्रू मेंबर्स ऑफ द हेलीकॉप्टर थे, उनका भी निधन हो गया है। सिर्फ ग्रुप कैप्टन बचे हैं, और इंतजार है हमें, ईश्वर से प्रार्थना है हमारी कि वो सरवाइव करे। उनका सरवाइव करना बेहद आवश्यक है। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, लेकिन जनरल बिपिन रावत को हमारी श्रद्धांजलि लगातार जारी। आप देख रहे हैं आर पार। ऐसा नहीं है कि इस देश में यह पहला हादसा हुआ है, इससे पहले भी कई हवाई हादसे हो चुके हैं। एनवीएन सोमू, रक्षा राज्य मंत्री, सितंबर 2001, माधवराव सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मार्च 2002, जीएमसी बालयोगी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, मार्च 2005, ओपी जिंदल, पूर्व मंत्री हरियाणा के, जो कि नवीन जिंदल के पिता भी थे, सितंबर 2011, दोरजी खांडू, पूर्व सीएम अरुणाचल। इसके अलावा मैं आपको एक और हादसा बताना चाहता हूं। वाईएस रेड्डी, जो कि अरुणाचल के सीएम थे, अविभाजित अरुणाचल के सीएम रहे, उनका भी हादसा हुआ था। उनका तो पार्थिव शरीर 2 दिन तक मिला नहीं था, ये वो हादसे रहे। लेकिन जनरल बिपिन रावत भी 2015 में बाल बचे थे। एक पारी उनका पहले भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। फरवरी 2015 में दीमापुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे जनरल बिपिन रावत। मैं आपको बता दूं, टेक ऑफ के बाद 20 फीट की ऊंचाई पर यह हादसा हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को हल्की चोट आई। ये 2015 में घटनाक्रम हुआ। मेरे साथ अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर इस समय बीडी मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद है। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मिश्रा साहब, एक दुखद हादसा, 14 लोग सवार थे सर, और 13 का निधन हो गया है, लेकिन एक सर्वाइवर है, और वो जिंदगी ग्रुप कैप्टन, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। बहुत ही दुखद घटना है। यह नेशनल लॉस है। इसमें 14 लोगों की जानें चली गई हैं, और सभी जो उसमें सवार थे, सभी देशभक्त,
सभी सोल्जरिंग से कनेक्टेड थे और सभी का मिशन देश की रक्षा, देश की सुरक्षा और देश का उत्थान था। और जनरल रावत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनके निधन से तो पूरा देश शॉक्ड हो गया है। और मैं समझता हूं कि आप तो ये खुद दुख की बहुत बड़ी घड़ी है। आप तो खुद आर्मी में रहे, अगर आप याद करते हैं जब बिपिन रावत को, तो आपके दिमाग में पहला शब्द क्या आता है? मैं उनको पर्सनली बहुत दिनों से जानता हूं और मैं उनको उनकी जो ग्रेट क्वालिटीज ऑफ एज ए सोल्जर, उसका मैं बहुत ही कायल और बड़ा प्रशंसक हूं। और मैं ये समझता हूं कि वो बड़े ह्यूमन बीइंग थे, बहुत ही टफ सोल्जर थे। और सबसे बड़ी बात जो आज हमको उनके देशभक्ति की लगती है, और यह हमको लगता है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छे जी विचार रखते थे। बड़ी हमारी मदद की और हमारे कई ऐसे मामले, जैसे कि हमारा रिक्रूटमेंट, हमारे लोगों का रिक्रूटमेंट ज्यादा हो। हमारे यहाँ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के एक स्काउट बटालियन है, अरुणाचल स्काउट, उसके लिए हमने 4 कंपनी का डिमांड किया। उन्होंने उसको अप्रूव करवाने के लिए पूरा उसको तैयार कर दिया। जी सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर यादें तो कई हैं, यादें याद रह जाती हैं। सिर्फ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जनरल बिपिन रावत को हमारी श्रद्धांजलि। निरंतर न्यूज़ 18 इंडिया पे बड़ी कवरेज इसकी जारी है।